स्टार्ट करते हैं। कल हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, विच वाज द वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब उसके साथ है टैक्सेस एज मीन फॉर डेवलपमेंट, है ये भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि टैक्स को इस्तेमाल करना है डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए। जहाँ पे भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तरक्की, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या टैक्स डेवलपमेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है? या अगर कंट्री ने डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो उसमें टैक्स का क्या रोल होगा, वो हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है। ये भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन स्पेसिफिकली ये किसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा डेवलपमेंटल पर्पज़ है उसे क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है कि ये काम ही नहीं कर रहा लैपटॉप। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट अचीव करती है। बात करें तो किसी भी अंडर डेवलप एरिया, कोई भी आपका अंडर डेवलप्ड एरिया है, इसको डेवलप करना काम हुकूमत का है, हुकूमत का ना। अगर फॉर एग्जांपल एक साउथ पंजाब का एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, विहाड़ी का नाम ले लेते हैं, एक हाईली अंडर डेवलप एरिया, क्या उसको डेवलप करना हुकूमत का काम है कि वहाँ के शहरियों का काम है? हुकूमत का काम है। ग्वादर किसका काम है? गवर्नमेंट का। बलूचिस्तान किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो ये डेवलपमेंट सारी करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। क्या हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे हैं? इतने पैसे हैं तो क्या करे वो? हुकूमत जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके पास फंड्स नहीं होते, फंड्स होते हैं तो बड़े लिमिटेड होते हैं। सेकेंडली, आपको पता है कि बड़े शहरों में ही सारे आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने सीए की, तो लाहौर एक हब है। पूरे पंजाब से क्या पूरे पाकिस्तान से उठ के बच्चा कहाँ आ रहा है? लाहौर पढ़ने आ रहा होता है। सेम गोज विद द नौकरियाँ, कि लोग नौकरी करने भी कहाँ आएंगे? कराची, लाहौर, गुजरांवाला, ये बड़े शहरों में आते हैं। जब ये बड़े शहरों में आते हैं तो यहाँ पे आवाम का रश भी बढ़ता है, यहाँ पर रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट भी होती है, और ये शहर मोस्टली पॉपुलेटेड हो जाते हैं, और वो शहर जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। तो हुकूमत को मल्टीपल चीज़ें चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर रहें, उनका एरिया भी डेवलप हो, उनको वहाँ पर तमाम रोज़गार के मौके भी मिले, और बड़े शहरों में मूव भी ना हो, और बड़े शहरों में जो डिसबैलेंस है वो भी ना हो। इन सब के लिए चाहिए पैसा, वो हमारे पास तो है नहीं। साफ सी पता, हमारे पास पैसा कहाँ से है? कोई पैसा हमारे पास नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फिर गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स को इस्तेमाल करती है, लेकिन कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ग्वादर को फुली क्या करें, फुली तौर के ऊपर डेवलप करें, प्रॉपर डेवलप जैसे करना है वो करें ग्वादर को। पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उस एक एरिया को जिसको डेवलप करना चाहती है उसे क्या कर देती है? टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर देती है। क्या कर देती है? टैक्स फ्री जोन जो है डिक्लेयर कर देती है, या इकोनॉमिक जोन जो है वो डिक्लेयर कर देती है, और फिर वहाँ पे इंसेंटिव्स देती है। क्या कि भाई जितने भी आपके पास यहाँ पे बिजनेसमैन हैं वो आएँ, बैठें, आपने फैक्ट्री जो लाहौर में लगानी है, हम कहते हैं भाई अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगा लो, तुम लाहौर में लगाओगे तुम टैक्स दोगे 29%, तुम यहाँ पे लगाओ हम तुम्हें 10 साल की टैक्स माफ़ कर देते हैं। तुम लाहौर में लगाओगे फैक्ट्री, तुम्हें बिजली का यूनिट पड़ेगा 100 रुपये का, तुम वहाँ लगाओ हम तुम्हें पहले 5 साल बिजली जो है देंगे 10 रुपये फी यूनिट के हिसाब से। आप बिजनेसमैन को मल्टीपल इंसेंटिव्स देते हैं, उसको ऑफर्स देते हैं कि तुम यहाँ ना लगाओ अपना, कहाँ लगाओ? यहाँ पर जाके लगाओ। जब आप ये मल्टीपल ऑफर्स देते हैं और एक बिज़नेसमैन को इनवाइट करते हैं, जब वो इनसे एग्री करते हैं तो क्या करेगा? बिज़नेसमैन आएगा, वो इस जोन पे जाके अपनी जो फैक्ट्री वगैरह जो है वो क्या करेगा? बिल्ड कर देगा। अब आप सोचें कि एक फैक्ट्री अगर वहाँ पे बिल्ड हो जाए
तो वहाँ पे कितना कुछ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पहले जहाँ पे कोई सड़क नहीं होगी, सड़क बनना शुरू हो जाएगी, सड़क बन जाएगी। पहले बिजली का निज़ाम नहीं था, बिजली का निज़ाम आ जाएगा, पानी का निज़ाम आ जाएगा, सीवरेज का निज़ाम आ जाएगा। अब जाहिर सी पता फैक्ट्री बनी है, वहाँ पे लोगों ने काम करने आना है, लोग वहाँ के भी काम करेंगे, लोग दूर से काम करने आएंगे। जब दूर से काम करने आएंगे वर्कर्स के लिए, तो वहाँ पे क्वार्टर बनाएंगे वर्कर्स के। फिर वर्कर्स ने कोई चीज़ें खानी पीनी होंगी, वहाँ पे एक आधा रेस्टोरेंट खुल जाएगा, उसको देखा देखी दूसरा खुल जाएगा। उनकी रोज़मर्रा की अशिया के लिए वो क्या कर देंगे, एक आधा जनरल स्टोर खुल जाएगा। अब जब वर्कर्स यहाँ पे काम करने आ गए हैं, दूर से आ गए हैं, तो उनको क्या किया रहेगा, उनके लिए फिर अपनी फैमिलीज ही मूव करेंगे, छोटे मोटे क्वार्टर बनाएंगे। वर्कर खुद देखेंगे दाएं बाएं कोई छोटा मोटा घर मिलता है, जगह मिलती है, वो बाय करने की कोशिश करेंगे, अपनी फैमिलीज़ को ला के बात करेंगे। फैमिलीज़ मूव होंगी, उनकी तालीम के लिए, बच्चों के लिए छोटा मोटा स्कूल खुलेगा, छोटा मोटा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी खुलेगी। तो देखा देखी 10 साल पहले वहाँ पे माइट भी कुछ नहीं था, लेकिन 10 साल के बाद वहाँ पे एक मुकम्मल शहर आबाद हुआ होगा। कैसे हुआ कि गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया, जिसको ताजर को, कारोबारी हजरात को, कि भाई तुम यहाँ आके अपनी फैक्ट्री लगा लो, यहाँ आके अपना प्लांट लगाओ। वो आया, उसने वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई, उसने वहाँ अपना प्लांट लगाया, और उसको देखा देखी सारा कुछ जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे डेवलप हो गया। इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। लाहौर में एक है आपके पास सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, आपने अक्सर नाम सुना होगा, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। आप कभी पूछिएगा किसी से, 25 साल पहले ये तो जंगल था, 25 साल पहले जंगल था। मगरिब के बाद यहाँ लोग जाते नहीं थे, डरते थे। अब आप देखें जाके, अब बहरिया के फेज़ इसमें लगते हैं जाके। क्या हुआ भाई, उन्होंने इंसेंटिव दिए, यहाँ पे लाओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ, सस्ती बिजली, सस्ता टैक्स है आपको, इंपोर्ट की कोटास जो हैं वो अलॉट कर दी, सस्ता सब कुछ किया, फैक्ट्रियाँ लगी। अब वो फैक्ट्री है वहाँ पे पूरी आवाम आके आबाद हुई है, घर बन गए, सोसाइटीज़ बन गई। अब वहाँ पे इतनी महंगी महंगी सोसाइटीज़ हैं कि वो लाहौर में भी महंगी पड़ती, लाहौर में सस्ती हैं, वहाँ पे महंगी पड़ रही होती हैं आपको। तो देखा देखी 25 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जंगल है, आज वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट बना होगा। वहाँ पे इतनी आवाम काम कर रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का वहाँ पे रोज़ कारोबार हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये क्या कर रही है, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अचीव गवर्नमेंट इस तरह कर रही होती है। तो टैक्स ही की है कि हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे, आ जाएँ आप आगे, और आपके लिए सारा कुछ क्या कर दिया, वो हो गया। तो अंडर डेवलप एरियाज़ को डेवलप करने के 2 तरीके हैं, या तो खुद जाएँ, खुद जाके पैसा लगाएं, खुद जाके पैसा लगा के हम उसको डेवलप करें। सेकंड क्या है, हम उसको जोन्स बनाएं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये मल्टीपल्स हर कंट्री में होता है। आप कल को दुबई लैंड करेंगे, आप जाए मरीना के ऊपर, मरीना में बैठ के आप देखें दाएं साइड के ऊपर, तो वहाँ पे फ्री जोन्स बने हुए हैं, जबल अली फ्री जोन्स है। वहाँ पे कहते हैं भाई यहाँ पर फैक्ट्री लगा, आपको टैक्स नहीं होगा, आपको इंसेंटिव देती है। हर गवर्नमेंट जो है अपने एरियाज़ को डेवलप करने के लिए सारे इंसेंटिव्स जो है वो देती है। तो यहाँ पे टैक्सेस को ही इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद कि जो अमीर हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, ज़्यादा लेंगे और हाई रेट के ऊपर लेंगे। जो गरीब हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, कम लेंगे, लेकिन रेट भी क्या होगा, कम होगा, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। हम गरीबों से टैक्स कम ले रहे हैं, लेकिन अमीर लोग जो हैं उनसे हम टैक्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कि हमने एक लास्ट में भी बात की थी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में, कि अगर पाकिस्तान फ्री इकॉनमी है और आपको ऑप्शन मिले कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, अगर ये एक ब्लू मार्कर जो है मेड इन पाकिस्तान है और ये वाला अगर मेड इन अमेरिका हो, तो मैं क्या लूँगा, मेड इन अमेरिका लूँगा। तो ये अपनी कंपनी बंद कर देंगे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए भी, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, जो इम्पोर्टेड आइटम्स होती हैं, लग्जरी आइटम्स होती हैं, इन पे गवर्नमेंट टैक्स भी क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है, ताकि इनकी इंपोर्ट्स कम हो और लोकल रियलाइजेशन जो है ज़्यादा हो। जैसे ये वाली हुकूमत जब 2022 में आई थी, तो उन्होंने आते साथ ही क्या किया था, इंपोर्ट बैन कर दी थी। कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं, जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने इंपोर्ट बिल्कुल बैन कर दी थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, इंपोर्ट बैन हुई, लोगों ने चीखा पिटा, लेकिन 6-7 माह बाद आपकी जो लोकल इकॉनमी है वो चलना शुरू हो गई, आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही होती है। उसके अलावा एक वर्ड है टैक्स क्रेडिट्स। क्या, टैक्स क्रेडिट। इसके ऊपर ना हम इनकम टैक्स में अपना पूरा तफसील में चैप्टर पढ़ेंगे कि टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। अभी चूँकि हमने टैक्स क्रेडिट्स को नहीं पढ़ा, हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एक लेमैन के लिए याद रखना कि क्रेडिट का मतलब होता है कोई चीज़ को छोड़ देना, ठीक है।
व्हाट इज़ टैक्स क्रेडिट? फॉर एग्जांपल आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1000 रुपया। कितनी बनती है? 1000 रुपया, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। गवर्नमेंट आपको कहती है यार देखें हमारा काम वेलफेयर करना है, आवाम की फलाह बहबूद करना हमारा काम है, सारा कुछ हम कर रहे हैं। आप एक काम करें, आप जो है आप भी डोनेशन करें, जितने फलाही इदारे हैं, ईदी वगैरह हो गया, आप इनको डोनेट करें, आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ का पार्ट कर बनाए, आप डोनेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है चूँकि आपने डोनेशन की है ना, तो हम क्या करते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी 1000 रुपया, हम आपको 300 रुपया जो है वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब आपने कितना पे करना है? 700। कितना पे करना है? 700। तो ये जो आपको टैक्स छोड़ा जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे? टैक्स क्रेडिट कहेंगे। तो क्यों दे रहे हैं कि भाई आप जाएँ डोनेशन करें, वेलफेयर एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेंट बने, आप वेलफेयर एक्टिविटी का पार्टिसिपेंट बनेंगे, आप इस तरह की फलाह बहबूद के तमाम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, तो हम क्या देंगे आपको, ये क्रेडिट जो है वो दे रहे होंगे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनको हम एग्रो प्रोजेक्ट्स कहते हैं, इनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही होती है। इंसेंटिव्स का मतलब है सब्सिडीज़ दे रही होती है। ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स कम कर देंगे, हार्वेस्टर के ऊपर टैक्स कम कर देंगे, बीजों के ऊपर सेल्स टैक्स कम कर देंगे, फर्टिलाइजर्स के ऊपर टैक्स कम करेंगे। उनको मुख्तलिफ क्या देते हैं, मराद देते हैं, ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो हो सके, सेक्टर जो है हमारा करे, इनकी बिजली सस्ती कर देते हैं। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही होती है। उसके बाद है टैक्स एग्जेम्पशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट दीज एक्टिविटीज़। ये जो आपके NGOs होते हैं, जैसे ज़िंदगी ट्रस्ट है, वो एक ट्रस्ट बेस्ड स्कूल चला रही है। तो ये ट्रस्ट बेस्ड स्कूल जैसे आपके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेंट होते हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, दे ट्राइड कि अगर आप इस सेक्टर में आ रहे हैं तो आपको प्रमोट करने के लिए वो क्या करती है, टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा था हमने टैक्स क्रेडिट, उसका मतलब है टैक्स छोड़ना, थोड़ा बहुत माफ़ करना। 1000 बनता था, 200 रुपये छोड़ दिए, 800 ले रहे हैं। जो 200 रुपया माफ़ किया उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ये वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब है 1000 रुपये टैक्स है, सारा ही माफ़ कर दिया, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे। तो ये टैक्स एग्जेम्पशन होती है जो NGOs को, इस तरह के नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट जो है वो दे रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये टैक्सेस का था कि हम टैक्स को एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट के तौर के ऊपर किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है हमारे पास बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ के जो हमारे टैक्सेशन लॉज हैं बेसिकली बताएं वो किन के ऊपर खड़े होंगे। हमने कोई टैक्स लॉ बनाना है, हमने इनकम टैक्स का लॉ बनाना है, हमने सेल टैक्स का लॉ बनाया, हम फेडरल एक्साइज एक्ट बनाते हैं, या हम कोई भी पाकिस्तान में टैक्स लगाना चाहते हैं, कोई भी टैक्स लगाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है टैक्स लगाने के पीछे हमें क्या चाहिए, कानून साज़ी चाहिए। तो कानून साज़ी करेंगे तो वो कानून जो है वो किन बुनियादों पे खड़ा होना चाहिए। अब आप लोगों ने PRC में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़े होंगे, असूल क्या हैं हमारे पास, तो वो जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है वही हमारे पास बेसिक्स है जो एडम स्मिथ ने हमें कहा था अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में, क्या कि कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। ये 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो हैं उसने हमें क्या किए थे, प्रोवाइड किए थे। अब सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1 कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। पहला कैनन क्या है, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। हम यही कैनन्स जाके जो चैप्टर होगा हमारा एथिक्स वाला हम उसमें भी पढ़ेंगे। अब मुझे बताएं, आपको मैंने कहा टैक्स पे करें, आप कहते हैं ठीक है टैक्स पे करेंगे, आप बड़े हंसी खुशी टैक्स पे करने के लिए जाते हैं, और आप जाकर जब देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, धूप में खड़ा किया हुआ है, कोई पानी का पीने का निज़ाम नहीं है, बैठने का निज़ाम नहीं है, अमला जो है वो बदतमीज़ है, आपने टैक्स जमा करवाना है, पहले कैसे चलान फॉर्म लेना है, आपने उसको फिल करना है, फिर जाके बैंक की लाइनों में लग के जमा करवाना है, उधर भी लाइन लगी हुई हैं, आप टैक्स पे करेंगे? क्योंकि भाड़ में जाओ, यही है ना। क्यों? आपके लिए मुश्किल है, और आपको फिर ये भी नहीं पता कि ये टैक्स कैलकुलेट कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ, तो आपके लिए आसानी नहीं है। जब आपके लिए निज़ाम आसानी पैदा नहीं करेगा तो आप भी जो है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो एक बेहतर कानून क्या होता है, अगर आपने टैक्स लेना है तो कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, कि हम क्या करें, हम आपके लिए आसानी पैदा करें,
हम टैक्स पेयर के लिए अगर ईजीनेस पता करेंगे तो वो हमारे लिए क्या देगा, बेनिफिशियल होगा, वो टैक्स पे कर देगा। आप टैक्स पे करने जाते हैं, इजी सिस्टम है, एक ठंडा माहौल है, बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तमीज़दार अमला है, बड़ा इज्जत से बुलाता है आपको कोई लाने में लगना नहीं पड़ता। आप जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास कार्ड है, आप कार्ड स्वाइप करते हैं पेमेंट हो जाती है, कहते जी आप ईजी पैसा पेमेंट करते हैं, आप करते हैं पेमेंट हो जाती है, आपको बैंक में लगना नहीं पड़ रहा, इसका कोई पंगे शंगे कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए क्या है, आसानी है। जब आपके लिए आसानी है आप क्या करेंगे, टैक्स अपना जो है वो पे कर रहे होंगे। गॉट इट। सेकेंड है सर्टेनिटी, कि पता हो कितने। जैसे आप लोगों के सीए में पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50, सर्टेन है। अगर आपको सर्टन ही ना हो, आई कैप के जी जब हमारा दिल करे पास कर दे, कभी किसी टाइम में 40 पे पास कर दे, कभी किसी पे 60 पे कर रहा हो, तो आप करोगे सीए, कहोगे भाड़ में जाओ, जाकर रेडी लगा लेंगे, सीए के करना है हमने, ऐसा ही है ना। तो द थिंग इज़ डैट सर्टेनिटी। सेम गोज विद टैक्स। आप जब टैक्स पे करने जा रहे हैं तो टैक्स क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। आपको पता है यार मैंने कितनी रकम पे करनी है, वो रकम कैसे कैलकुलेट की गई है, सारा आपको मैकेनिज्म पता हो। अदरवाइज आपको नहीं पता तो टैक्स पे नहीं करेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, आपको टैक्स का पता ही नहीं है, 5 गाड़ी एंटर इस्लामाबाद हुई है, एक से 100 रुपया ले रहे हैं, एक से 1 रुपया नहीं लिया, आपसे 10,000 ले लिया, उसको 200 रुपया ले लिया, तो क्या है ये, किसी कुछ नहीं पता। लोग क्या करेंगे, टैक्स देना बंद कर देंगे। हाँ लोगों को पता है कि लाहौर से गाड़ी उठेगी इस्लामाबाद जाएगी, 1300 टैक्स है हर गाड़ी का, सर्टेन है। तो अगर सर्टेनिटी है कि यार इतनी अमाउंट पे करनी है और इस अमाउंट की कैलकुलेशंस जो है इस तरह से हुई है, देन दे आर गोइंग टू पे द टैक्स। एक अच्छा सिस्टम वो होता है जहाँ पे सर्टेनिटी होती है। फिर थर्ड है इक्वलिटी, इंसाफ। अच्छा इंसाफ एक है बराबरी, एक होती है मसावत। फ़र्क क्या होगा, इंसाफ तो ये है कि भाई तुम सबसे टैक्स लेना है, तुमसे सबसे टैक्स लेना है। व्हाट इज़ मसावत, कि सबसे उसकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स लेना है। ठीक है, मैं कौन जी लाख रुपये टैक्स लेना है, इससे भी लाख लिया, 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 उसकी इनकम में लाख रुपये आती, वो तो मर जाएगा। तो इक्वालिटी कहती है कि भाई सबसे टैक्स लो, छोड़ना किसी को नहीं है, बिकॉज सारे माशरे में रहते हैं, सारे कंट्री के जो हैं सिटीज़न हैं, तमाम जो लोग हैं वो कंट्री को यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो टैक्स तो सबसे लेना है, लेकिन सबसे उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक लेना है। अगर एक गरीब जो इंसान है वो टैक्स कम पे करेगा, उससे टैक्स कम ही लेंगे। एक अमीर इंसान है वो टैक्स ज़्यादा पे करेगा, उससे भी हम टैक्स क्या लेंगे, ज़्यादा ले रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास इक्वलिटी आ रही होगी। और आखिरी क्या है हमारे पास, इकॉनमी ऑफ कलेक्शन। सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। यहाँ पे जब हम इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं तो हम बोथ पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हम बात करेंगे बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से भी, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी। अब आप फॉर एग्जांपल आप लाख रुपया कमाते हैं और आपका 60% टैक्स हो, आप टैक्स पे करेंगे, आपको तो कुछ बचेगा ही नहीं। लाख रुपया कमा रहे हैं, 5% टैक्स है, फिर कहेंगे हाँ यार ये इकोनॉमिकल है। तो टैक्सेस जो हैं वो आपके इतने महंगे नहीं होने चाहिए कि वो आपके बिज़नेस को क्या कर रहे हों, डिस्करेज कर रहे हों, इकोनॉमिकल हों, ताकि टैक्स पेयर टैक्स पे करे, उसको बर्डन ना लगे, उसको टैक्स पे करने के बाद भी इतने प्रॉफिट्स बचें जिससे वो अपना बिज़नेस क्या कर सके, एंजॉय कर सके। और सेकेंडली निज़ाम भी आपका क्या हो, बेहतर हो। वो ना हो आप टैक्स कलेक्ट करने 1000 रुपया गए हैं और आपका प्रॉपर जो स्टाफ का खर्चा वो 900 रुपया लग गया, तो क्या बचाया आपने। तो ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये आपके 4 बेसिक्स हैं, 4 कैनन्स हैं, क्लीननेस ऑफ पेमेंट, सर्टेनिटी, इक्वलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। इसके ऊपर आपका एक अच्छा सिस्टम जो है वो क्या करता है, बेस कर रहा होता है। ठीक है, सो ये हमने सारे डिस्कस आउट कर लिए हैं। ये हम आगे जाकर दोबारा डिस्कस भी करेंगे जब हम अपना एथिकल चैप्टर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। देखिए जब भी हम लेवी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा, पेट्रोलियम लेवी, टैक्स लेवी कर रहे हैं, AFAD जो है वो लेवी कर रहे हैं। लेवी का आपने वर्ड सुना होगा। लेवी का मतलब जो होता है ना वो बेसिकली होता है इम्पोज करना, या आप उर्दू में देखें तो लागू करना, लगाना। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स,
हम कभी भी कोई टैक्स लगाने की बात करते हैं तो वो किन असूलों पे बेस करना चाहिए उसकी बात करेंगे। हम 3 असूल पढ़ेंगे, इन तीनों में से कोई ना कोई एक असूल हर टैक्स में लगता है, तीनों एक साथ नहीं, लेकिन तीनों में से एक असूल जो है वो क्या होगा, सबके साथ जो है वो लग रहा होगा। पहला हमारे पास आएगा डैट इज़ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। दूसरा आएगा हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तीसरा आएगा हमारे पास बेनिफिट प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। आप कोई भी टैक्स उठा लें वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक पे बेस करेगा, तीनों पे नहीं होना चाहिए, तीनों में से किसी ना किसी एक के ऊपर होना चाहिए। पहला है हमारा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। नाम ही बता रहा है, जैसी मुंह वैसी चपेड़, कि भाई जो जितना पे कर सकता है हमने उससे उतना ही टैक्स लेना है। जो जितना पे कर सकता है हमने उससे उतना ही टैक्स लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी हमने फ़िक्स टैक्स कर दिया है और वो टैक्स कर दिया 50,000 रुपया। हमने ऐलान कर दिया कि हम हर बंदे से 50,000 रुपया जो है वो क्या करेंगे, फ़िक्स टैक्स लेंगे। एक बंदा ए है, एक कंपनी बी है और एक सी है। इसका प्रॉफिट आया 1 लाख रुपया, इसका प्रॉफिट आया 5 लाख रुपया, इसका प्रॉफिट आया 50 लाख रुपया। अगर इससे भी हम यही टैक्स लें, इससे भी यही टैक्स लें, इससे भी यही टैक्स लें, तो क्या ज़्यादती नहीं? अब आप खुद जिसने लाख कमाया उससे भी लेके जा रहे हैं, ये भी ज़्यादती है, बिकॉज ये पे नहीं कर सकता। जिसने 5 लाख कमाया उसके लिए भी ज़्यादती है, और जिसने 50 लाख कमाया उसके लिए भी ज़्यादती है, भाई वो सारा पे कर सकता है। तो ये कि प्रिंसिपल क्या कहता है, एबिलिटी टू पे, कि भाई जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी है आपने उससे उतना टैक्स लेना है। जिसकी अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगी आप उससे टैक्स भी क्या लेंगे, ज़्यादा लें। जिसकी इनकम कम है आप उससे टैक्स भी कम लें, उसकी इनकम के प्रपोर्शन में। ठीक है, इस प्रिंसिपल की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो हमारे सिलेबस का 70% ऑफ द एरिया है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। वो किसके ऊपर बेस करता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है। इनकम बढ़ रही है, आप टैक्स बढ़ा रहे हो, इनकम कम हो रही है, टैक्स कम है, 6 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं दे रहे आप, तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। उसके बाद है द बेनिफिट प्रिंसिपल। क्या? द बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल में हम देखते हैं ये एक कंपनी है और ये एक बशीर का स्टोर है, और यहाँ पे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट ज़्यादा कौन लेगा, कंपनी के बशीर का स्टोर? कंपनी के लिए गवर्नमेंट रोड्स भी बना कर देगी, कंपनी के लिए गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर भी लगा के देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आप कहेंगे मैंने ट्रांसफार्मर लगवाना है, वो कभी नहीं लगा के देंगे। कॉलेज है, आज करें ना कॉल कि हमें चाहिए अपना ट्रांसफार्मर, कल लगा देंगे। क्यों? मतलब बड़ा वॉल्यूम है। कंपनी के लिए रोड्स भी बना के देगी, बिजली भी लगा के देगी, कंपनी के लिए सीवेज का इंतजाम करके देगी, पानी भी करके देगी, कंपनी को लोन भी लेके देगी, बैंक से जितना लोन लेना हुआ, कंपनी का कर्जा भी माफ़ करवा सकती है, कंपनी का इंटरेस्ट भी कम करवा दे सकती है। तो कंपनी को बड़े बेनिफिट्स देगी, बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा कारोबार है, ऐसा है कि नहीं? ऑन द अदर हैंड ये जो बशीर स्टोर वाला है, अगर ये अपनी गली में दुकान के आगे एक फट्टा भी रख देगा ना, आ जाएंगे उठाने के लिए इसको। तो इसका मतलब इसको इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट से जितने कंपनी को मिल रहे हैं। अब जब आप बेनिफिट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो हुकूमत कहती है ठीक है भाई, जब तुम हमसे बेनिफिट ना ले रहे हो टैक्स ज़्यादा पे करोगे, इसलिए कंपनी पे करेगी कितना, 29% ऑफ देयर इनकम, और इसके ऊपर माइट भी टैक्स ना लें, या ले लें 1000 रुपये महीना, या ले लें 5000 महीना। तो जो जितने बेनिफिट ले रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, उतने ही टैक्स ले रहे हैं। जिसके बेनिफिट ज़्यादा है उससे टैक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसके बेनिफिट्स कम है उससे टैक्स भी क्या होगा, हमारा कम होगा। तो ये है हमारा बेनिफिट प्रिंसिपल। और थर्ड है हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। वो है ना इकबाल का शेर, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और रियाज, ये वही से आपका महमूद और रियाज सेम है भाई। वो छोड़ दें भाई वो कौन है कौन नहीं है, पैसे कम है पैसे ज़्यादा है, वो कहता है भाई सबसे टैक्स आपने लेना है, किसी को नहीं छोड़ना, और सबसे फिक्स परसेंटेज में टैक्स लेना है। साफ सीधी बात है। आप
आपको पता है हमारे पेट्रोल पर टैक्स है और ऑलमोस्ट हम 140 प्लस रुपीज़ जो है वो पेट्रोल पर लीटर टैक्स पे करते हैं पाकिस्तानी। आप जाएं अपनी 70 के ऊपर, तब भी आपने भी 140 का टैक्स पे करना है। आप जिसके पास 70 इसकी इनकम कितनी होगी? 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया ये इनकम होगी। आप जाएँ अपनी मेहरान के ऊपर, आप पेट्रोल डलवाएंगे तब भी आप 140 ही पे कर रहे हैं। आपकी इनकम ज़्यादा है थोड़ी सी, 2 लाख रुपया है। आप जा रहे हैं अपने क्रूज़र के ऊपर, जो क्रूज़र 8 करोड़ का है, आप तब भी पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपने क्या किया है? 140 पे की है। तो ये है आपका क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। भाई सबसे टैक्स ले रहे हैं और एक ही फिक्स परसेंटेज के ऊपर। हाँ, फ़र्क क्या होगा भाई? 70 वाला जो है वो एक महीने में मर के डलवाएगा 20 लीटर पेट्रोल, ठीक है। फ़र्क क्या होगा? 70 वाला फॉर एग्जांपल अगर हम 70 वाले से 140 का टैक्स ले रहे हैं तो उसने 20 लीटर पेट्रोल डलवाया तो कितने का आएगा? इसका 2800 रुपये का ये इससे टैक्स पे किया महीने में। और जो क्रूज़र होगा उसका तो एक टैंकी 90 लीटर का होता है, वो माइट भी एक महीने में पेट्रोल डलवाए, आप कह सकते हैं 500 लीटर पेट्रोल डलवा लें, तो वो टैक्स ज़्यादा इस तरह पे करेगा अपनी कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर। लेकिन हम सबसे टैक्स ले सेम रहे हैं, रेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, हम ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। जितने भी होते हैं ना हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स वगैरह, सारे किस पे बेस करते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो 3 चीज़ें हैं। पहला एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इसके बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स, बिकॉज जो जितना पे कर सकते उसे पे करे। सेकंड है हमारे पास क्या? बेनिफिट प्रिंसिपल, इसके जितने बेनिफिट होंगे वो उतना टैक्स पे करे। और थर्ड है हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, काइंड्स ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं। जब काइंड ऑफ टैक्सेस की हम बात करेंगे ना, तो ये 3 आपको आइकन नज़र आ रहे हैं। ये बराबरी वाला है, ये नीचे आ रहा है, और ये हमारे पास क्या है? ऊपर जा रहा है। ये 3 जो आइकन है ना, ये ही इनफ हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इनका मतलब क्या होगा और क्या हम कहने की बात कर रहे हैं। एक है हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स, एक है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स, और तीसरा है हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ज़रा इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या है और क्या नहीं है। अब जितनी बातें कर रहा हूँ मैं आपको, जितनी बातें समझा रहा हूँ, इसमें चीज़ आप याद रखें कि आप कोई चीज़ क्रैम नहीं कर रहे, रट्टा नहीं मार रहे आप लोग कि जी आप इसको क्रैमिंग कर रहे हैं, उसकी क्रैमिंग कर रहे हैं ना। आप समझ लें, आप इनको अपनी वर्डिंग में लिखें, आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर जो है वो दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रोग्रेसिव टैक्स की। इसकी बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ना। क्या? बढ़ना। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? आपकी इनकम बढ़ रही है, इधर को आपका टैक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल वो था ना, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। सेम गोज विद दिस, इनकम आता है टैक्स आता है, जब इनकम ज़्यादा आता है टैक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? यही है। 6 लाख पर टैक्स नहीं है, 12 लाख पर टैक्स 1000 रुपया है। जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्सेस जो हैं वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ये है आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्स। उसके बाद है आपके पास सेकंड, दैट इज फ्लैट टैक्स, या इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनेगा, जितने मर्जी हो इनकम, आपका टैक्स रेट क्या है? सेम है। जैसे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, हमें पता है कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो रेट जो है वो कितना है? 29% है। एक कंपनी ए है, इसका प्रॉफिट आया 10 लाख रुपया, ये भी कितना पे करेगी? 29%। एक कंपनी बी है, इसका प्रॉफिट 50 लाख है, ये भी कितना पे करेगी? 29%। एक कंपनी सी है, उसका प्रॉफिट जो है 50 मिलियन है, वो भी कितना पे करेगी? 29%। सबसे हम एक फिक्स परसेंट में ही टैक्स ले रहे हैं।
जैसे कॉर्पोरेट की एग्जांपल, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, टैक्स ऑन डिविडेंड हो सकता है, सेल्स टैक्स वगैरह हो सकते हैं। एक ही रेट है जिस सब पे हम लगा रहे हैं। थर्ड है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का ग्राफ अगर आप देखें ना कभी भी कुछ इस तरह से बनते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, याद रखिएगा कि जो लो इनकम पीपल है ना, वो टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं एज प्रपोर्शन टू देयर इनकम। जो हाई इनकम पीपल है वो टैक्स कम पे कर रहे हैं एज प्रपोर्शन टू देयर इनकम। हम एज्यूम करते हैं समझने के लिए कि पेट्रोल के ऊपर जो है ना वो फिक्स टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वो 150 रुपया पर लीटर है। ये हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है हमारे पास। पर्सन ए की इनकम जो है हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 50,000 पर मंथ। पर्सन बी की इनकम है हमारे पास 3 लाख पर मंथ। और पर्सन सी की इनकम है हमारे पास 5 मिलियन पर मंथ। ये उसने हमें बता दिया, ठीक है। इसने भी एक महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल डलवाया 30 लीटर, तो 30 इंटू 150 कितना बनेगा बताएं ज़रा? 4500। 4500 के टैक्स इसने पे किया पेट्रोल के ऊपर। इसने भी 30 लीटर पेट्रोल जमा करवाया, इसकी जेब से भी कितना गया? 4500। इसकी जेब से भी कितना गया? 4500। तीन बंदे हैं, तीनों की मुख्तलिफ इनकम के लेवल्स हैं, तीनों ने इस महीने में 30 लीटर पेट्रोल डलवाया, तीनों की जेब से हुकूमत के पास कितने पहुँचे हैं? 4500। हम देखते हैं किसने कितना % टैक्स पे किया अपनी इनकम का। अगर हम इसको देखें 4500 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आता है आंसर? 9। इसका देखें 4500 डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आते हैं? 1.5। और इसका 4500 डिवाइडेड बाई 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 100 0.। अब आपके सामने है कि सर जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है उसका तो ये इनकम पर कितना बना है? लेस देन 1% है, ये 0.09। और जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, उसका कितना बन रहा है? 9%। तो ये है रिग्रेसिव टैक्स कि जिसकी इनकम कम है यहाँ पे उससे हम टैक्स क्या कर रहे हैं? उसकी इनकम के प्रपोर्शन ज़्यादा ले रहे हैं। जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर हम क्या कर रहे हैं? टैक्स कम ले रहे हैं। तो ये क्या है? आपका रिग्रेसिव टैक्स। रिमेंबर, जितने भी ऑल इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। वो यूसेज के हिसाब से नहीं होगा, अगर वो यूज़ ज़्यादा करेगा तो उसको ज़्यादा टैक्स होगा। नहीं, हमने अभी कांस्टेंट रखा है, यूसेज तो बढ़ भी सकती है। हमने एग्जांपल लिया कि 3 बंदे हैं, तीनों ने 30 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो गरीब की जेब ज़्यादा गया और जो अमीर की जेब में कम गया। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। सेल्स टैक्स वगैरह सारे ये क्या हैं? आपके रिग्रेसिव इन नेचर कहला रहे होते हैं, ठीक है जी।
अब हमारे पास रह गया एक टॉपिक और पास्ट पेपर्स है। तो अगर कल सारे पास्ट पेपर किए तो क्लास 10 मिनट ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो इसलिए बेहतर है फिर ये वाला टॉपिक जो है लास्ट और पास्ट पेपर कल हम करेंगे ताकि क्लास थोड़ी आधा पौने घंटे की तो हो। तो फिर कल चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल देखिए फ्राइडे, फिर मंडे से हम जो है क्या फ्राइडे है, तो मंडे से फिर अपना हम हैं सैटरडे को टेस्ट है इनका इस चैप्टर का, तो मंडे को फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेल्स टैक्स। अगर मैंने करा दिया ना टाइम पूरा हो जाना है, एंड में हमारे सिर्फ बचने हैं पास्ट पेपर्स, वो कल 10 मिनट में हो जाने हैं। तो कल फिर क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए आएंगे, तो बेहतर है हम कल क्लास आधे पौने घंटे की हो जाए तो हम इसको यहाँ पे छोड़ दें ताकि कल ये और पास्ट पेपर्स हमारे एक साथ हो जाए। तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेल्स टैक्स। फ्राइडे को सैटरडे को टेस्ट है चैप्टर में, इसका अनाउंस कर देना।